और अब बात देवभूमि की खबरों की भी कर लेते हैं। उत्तरकाशी टनल और रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है। ड्रिलिंग में रुकावट आने से फिर रुका है रेस्क्यू अभियान। पिछले 24 घंटे में 2.2 मीटर आगे बढ़ी है पाइप। मलबा हटाने के बाद ही ऑगर मशीन काम करेगी और मैनुअल पाइप के अंदर जाकर काम किया जा रहा है। तो बताते चले आपको, मैनुअल पाइप के अंदर जाकर हो रहा है ये पूरा काम। लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पाइप के अंदर जाने की वजह से अब जो काम है मैनुअली किया जाएगा। और बताया जा रहा है जो कटिंग का काम होना है उस पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की लगातार कवायद देखी जा रही है। और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है। बताया जा रहा है ड्रिलिंग में रुकावट आने से पूरा रेस्क्यू अभियान रुका हुआ है। हालांकि सबको इस बात का इंतजार है कि कब ये जो 41 मजदूर हैं इस टनल से बाहर आएंगे। जो कवायद है वो देखी जा सकती है। और अब बताया जा रहा है कि रेस्क्यू अभियान को रोका गया है और ड्रिलिंग में रुकावट आने की वजह से इस ऑपरेशन को रोका गया है। हालांकि लगातार जो मशीनें मंगाई जा रही है उसी के जरिए पूरे रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी बलवीर परमार हमारे साथ जुड़ गए। बलवीर, जरा बताइए वहां पर क्या स्थिति, क्या तस्वीर अब देखने को मिल रही है? लगातार एक के बाद एक कई बड़ी चुनौतियां जो हैं वो नजर आ रही हैं इस पूरे रेस्क्यू अभियान में। जो रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है और लगातार समस्या बनी हुई है। आज की हम बात करें तो आज जो ऑगर मशीन है वो काम नहीं कर पाई है। रात भर ऑगर मशीन खड़ी रही, तो समस्याएं लगातार बनी हुई है। और जिस तरह से पिछले 3 दिन बीते हैं, सिर्फ 3 मीटर ही जो 800 mm के पाइप है वो आगे बढ़ पाए हैं। और लगातार समस्याएं लगातार जो अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके सामने बढ़ती जा रही है, क्योंकि 320 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और आज 14वां दिन है। और जो अभी तक हमको इनपुट मिले हैं कि जो हडल है वो लगातार जो जब पाइप बिछाने का काम चल रहा है तो उसमें बाधा बन रहे हैं, जिसके कारण 24 घंटे लग जा रहे हैं। और कल की हम बात करें तो कल शाम को थोड़ा काम शुरू हुआ था, 2.2 ही पाइप आगे बढ़ पाए थे कि उसके बाद एक हडल आया और तब से और आज सुबह का समय है, काम नहीं हो पाया है। तो कह सकते हैं कि और जो इनपुट आ रहे हैं कि अब ये प्लान बनाया जा रहा है कि मैनुअली ही काम किया जाएगा। पाइप के अंदर घुस के जो मजदूर होंगे वो जो हथियार होंगे उससे जो मलबे को हटाएंगे। तो लंबा समय अब लग सकता है अगर इसी तरह की कंडीशन बनी रही। अब देखना होगा कि एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं, अब क्या राय ली जाती है। तो फिलहाल इसमें अपडेट यह है कि जो अंदर के हालात है ये बताते हैं कि मजदूर जरूर अंदर है, पर जो ऑगर मशीन है जिसपे पूरा ये ऑपरेशन टिका हुआ है वो काम नहीं कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब ऑगर मशीन पाइप को पुश कर रहा है तो आगे हडल लग जा रहे हैं, जिससे जो ऑगर मशीन का जो प्लेटफॉर्म है वो भी गड़बड़ा जा रहा है और जो पाइप है वो भी पिचक जा रहा है। तो लगातार ये समस्याएं पिछले 3 दिन में हमने देखी और अभी भी जो तस्वीरें देख सकते हो किस तरह से टनल के बाहर आपस में जो टीमें हैं वो बात कर रही है। टनल के अंदर भी मजदूर है, पर आज लग नहीं रहा है कि कोई काम हो रहा है। हालांकि बात जो हमारी अधिकारियों से बात हुई उनका कहना है कि जो अंदर जो हडल आ रहा है उसको कटर द्वारा काटा जाएगा। पर यह समस्याएं पिछले 3 दिन में जिस तरह से आई और जिस तरह से रेस्क्यू ये ऑपरेशन उम्मीद की जा रही थी कि जल्दी खत्म होगा और 2 से 3 मीटर ही आगे बढ़ पाए हैं, अभी भी 10 से 12 मीटर की दूरी तय करनी है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं बनी हुई है और देखना होगा। ये भी बताइएगा कि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार देखा जा रहा है ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन पाइप में मलबा आने की वजह भी देखी जा रही है। यहाँ पर उसको निकालने के लिए किस तरीके से पूरा रेस्क्यू अभियान आगे चलाया जा रहा है और जो कटिंग का काम बताया जा रहा है कि अब मैनुअल किया जाएगा, उसमें और कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल, इस समय अगर हम अंदर की बात करें जिस तरह से लगातार मलबे के अंदर हडल आ रहे हैं और वो जो पाइप में अटक जा रहे हैं, जिससे जो ऑगर मशीन है उसका पूरा प्लेटफॉर्म और साथ में जो पाइप जो पुश किए जा रहे हैं वो भी पिचक जा रहे हैं। अब ये जो प्लान बनाया गया कि मैनुअली इसको करेंगे तो मैनुअली में लंबा समय लग सकता है। जो हमारी जानकारी निकल के आ रही है, अगर ये मैनुअली करके चलेंगे तो 4 से 5 दिन का समय लगेगा। तो ये लंबा समय होता है। और जिस तरह से ऑगर मशीन पे सिर्फ अगर
हम 3 दिन की बात करें तो 2 से 3 मीटर ही ऑगर मशीन ने पाइप को पुश किया है जो 800 mm के है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की परेशानी आ रही है। जब हडल लगता है तो जो ऑगर मशीन है उसको वापस लिया जाता है, उसको अनइंस्टॉल किया जाता है। तो अनइंस्टॉल करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है और वही इंस्टॉल करने में ऑगर मशीन को 3 घंटे का समय लगता है। और इस बीच में अगर पाइप पिचक जाता है तो उस पाइप को भी काटना पड़ता है। जैसे कल पाइप काटा गया था, 1 से 1.5 मीटर पाइप काटा गया था, 5 टुकड़ों में उस पाइप को काटा गया था 800 mm को, और फिर बाहर निकाला गया था। तो उसमें भी लगभग जो 12 से 18 घंटे का समय लगा। तो कह सकते हैं कि लगातार समस्याएं बनी हुई है और जिस तरह से समय लग रहा है वो बड़ी चिंता की बात है। और आने वाले समय में मैनुअली कार्य करने की बात की जा रही है। तो मैनुअली कार्य करने में भी जो एक्सपर्ट बताते हैं कि लंबा समय लग सकता है। अब प्लान जिस तरह से ऑगर मशीन पे सब कुछ टिका हुआ है और आगे नहीं बढ़ पा रही है। बलवीर ये भी बताइएगा, क्योंकि क्योंकि एक एक दिन करके बढ़ता जा रहा है और वाकई ये भी कहा जा सकता है कि उन मजदूरों के लिए कितनी मुश्किलें हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान की टीम के लिए भी कितनी मुश्किलें यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन क्या मजदूरों से भी कोई बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, जिस तरह से 14 दिन का समय हो गया, लंबा समय होता है, मजदूर अंदर फंसे हुए, उनके लिए हालांकि जो जरूरी चीज़ें वो भेजी जा रही है। मेडिकल की टीमें मौके पर तैनात है और उनके स्वास्थ्य का भी लगातार हाल जाना जा रहा है। और अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो उनको दवाएं भेजी जा रही है। मजदूरों से कल भी डॉक्टरों ने बात की, जो अधिकारी है उन्होंने भी बात की। तो मजदूरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। हालांकि अभी मजदूरों की स्थिति सही बताई जा रही है, चिंता की बात नहीं है। पर जिस तरह से समय बढ़ रहा है, क्योंकि अंदर की जो स्थिति है वो अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि 41 मजदूर है और 41 मजदूर में से किस तरह की कंडीशन सब मजदूरों के सामने, ये तब जाके क्लियर हो पाएगा जब जो हमारी जो पाइप उस दूसरे तरफ चले जाएंगे और जब एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी उसके बाद ब्रीफ बाहर किया जाएगी। इस तरह की बिल्कुल बलवीर, एक के बाद एक कई चुनौतियां, कई मुश्किलें लगातार देखने को मिल रही हैं, लेकिन हर जगह यही प्रार्थना की जा रही है, अब दुआ यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जितने मजदूर अंदर फंसे हुए हैं 41 मजदूर, वो इस टनल से बाहर आ जाए और ये काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। न्यूज 18 की टीम सिलक्यारा टनल के एंड पॉइंट बड़कोट पर सबसे पहले पहुंची, जहां पर अब मशीनें पहुंच रही हैं। एंड पॉइंट से भी फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सुबह से कोशिश की जा रही है। सिलक्यारा टनल से बड़कोट तक की दूरी जो बताई जा रही है वो 4.5 किलोमीटर है। एक तरफ सिलक्यारा में जहां पर पिछले 13 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं न्यूज 18 की टीम इस वक्त दूसरे छोर पर, इस टनल के दूसरे छोर पर बड़कोट पे पहुंची है। आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये बड़कोट की एंड पॉइंट नहीं है, बड़कोट का एंट्री पॉइंट है। और जो सिलक्यारा में जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं एंट्री पॉइंट पर, यानी कि ये जो पूरी टनल बन रही थी सिलक्यारा से बड़कोट के बीच में ये टनल थी, जहां पर धंसाव होता है और मजदूर वहां पर फंस जाते हैं। लगातार मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। मशीनों को लगाया गया है, क्योंकि जो रास्ता बनाने की बात थी, चाहे वर्टिकल तरीके से हो, चाहे जिस तरीके से ऑगर मशीन के जरिए निकालने की बात हो, यानी कि प्लान ए, बी और सी और डी, जो 4 प्लान तैयार किए गए थे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, उस प्लान के तहत यहां पर भी मशीनें रखी गई हैं। बता रहे हैं कि यहां पर काफी प्लानिंग के तहत काम हुआ है और यही बड़कोट से सिलक्यारा तक यहां पर यह टनल जानी थी। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा दृश्य दिखाएं, किस तरीके से यहां पर भी मशीनें लाई गई हैं और यहां पर भी जो रेस्क्यू का काम है उसको यहां से सिलक्यारा तक ले जाने के पीछे एक कोशिश है कि एक प्रयास यहां से भी किया जा सके और इसी की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से सिलक्यारा में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें लगातार अवरोध आ रहे हैं, काफी दिक्कतें भी वहां पर पेश आ रही हैं। ऐसे में अब हर विकल्प पर विचार किया जा रहा है। कैमरामैन रविंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, बड़कोट। सीएम धामी ने उत्तरकाशी के मातली के अस्थायी कैंप दफ्तर से जरूरी सरकारी कामकाज निपटाए हैं और इसी के साथ ही सीएम धामी लगातार सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान की समीक्षा भी कर रहे हैं। वहीं शासकीय काम किसी भी तरह से बाधित ना हो, इसके लिए सीएम धामी अपने अस्थायी कार्यालय से भी काम निपटा रहे हैं।
जीएसआई के पूर्व डायरेक्टर सीनियर जियोलॉजिस्ट डॉक्टर पीसी नवानी का कहना है कि सिलक्यारा की टनल में हादसा सेफ्टी मेजर को नजरअंदाज करने के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि पहाड़ में रोड ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे अच्छा माध्यम टनल ही है, लेकिन इसे बनाते समय सेफ्टी मेजर का ध्यान नहीं रखा गया तो इसी तरह के हादसे होंगे। डॉक्टर नवानी ने कहा है कि दशकों पहले उत्तरकाशी में ही मनेरी भाली फेज 1 परियोजना में भी इसी तरह की दिक्कतें आई थी, लेकिन सेफ्टी मेजर के साथ इसे संभाल लिया गया। डॉक्टर नवानी इन दिनों असम के दौरे पर हैं और न्यूज़ 18 ने उनसे फोन पर बातचीत की। कोलैप्स हो गया क्योंकि इस तरह के कोलैप्स उन सभी टनल्स के अंदर होते हैं जहाँ पे कि इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं बिना सब प्रॉपर सपोर्ट दिए हुए और इंस्ट्रूमेंटेशन किए हुए। तो ये सब चीज़ें हैं, इस तरह के आए हैं। ऐसे ही मनेरी भाली स्टेज 2 में भी श्रीनगर थ्रस्ट को क्रॉस किया और बहुत एहतियात के साथ काफ़ी केयरफुली इस चीज़ को क्रॉस किया और फिर प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम देते हुए 500 मीटर का जो थ्रस्ट जोन आया था, श्रीनगर थ्रस्ट फॉल्ट जो था, बहुत मेजर फॉल्ट है, तो इस तरह से आगे बढ़े थे। तो यही कहना चाहेंगे कि हर जगह प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है क्योंकि टनल्स अदरवाइज बहुत सेफ हैं, बनाना बहुत अच्छा रहता है ताकि ओवर ग्राउंड जितने भी हम एक्सकवेशन कर रहे हैं रोड के लिए वो ज़्यादा खतरनाक हैं, उनके लैंडस्लाइड्स वगैरह आ जाती हैं उससे। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता अगर प्रॉपरली उसको असेस किया जाए और प्रॉपर उसको सपोर्ट। सुरंग में तेजी से रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड के जिस हिस्से में ऑपरेशन जिंदगी को चलाया जा रहा है वहां पर मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया जियो नेटवर्क ने। जियो के मोबाइल नेटवर्क से न सिर्फ रेस्क्यू टीम को लगातार मदद मिल रही है, बल्कि यहां से देश और विदेश में आसानी से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने और उन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए देश की कई एजेंसियां और संगठन काम पर लगे हैं और इन्हीं में अहम योगदान दे रहा है जियो नेटवर्क, जिसने उत्तरकाशी में टनल के करीब मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया। हमने इसको एक कॉल ऑफ ड्यूटी लेते हुए 24 घंटे से कम समय में वहाँ पे ना सिर्फ मोबाइल कनेक्टिविटी दी बल्कि 100 Mbps की उनको एक डेडिकेटेड हमने इंटरनेट लाइन दी और आज उनका कैंप ऑफिस पूरी तरह से सुचारू है। सुरंग धंसने के 18 घंटे के भीतर जियो ने कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार किया। जियो कनेक्टिविटी से डेटा के साथ साथ बातचीत करने में मदद मिली। NHIDCL की रेस्क्यू कमांड साइट को 100 Mbps लीज लाइन कनेक्टिविटी दी। 2 दिनों तक पूरा का पूरा प्रशासन जियो की कनेक्टिविटी पर निर्भर रहा। मौजूदा समय में हर दिन 1200 यूजर्स जियो नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर रोज जियो नेटवर्क पर 700 गीगाबाइट डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुश्किल समय में ये एक बड़ी जरूरत थी और प्रशासन और शासन की ओर से जैसे ही जियो से मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की जरूरत को सामने रखा गया, एक सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए पहली बार इतनी तेजी से मोबाइल कनेक्टिविटी और डेटा के लिए 100 Mbps की लीज लाइन भी उपलब्ध करा दी गई। पहले कुछ दिन सिर्फ जियो ही एक ऑपरेटर था जिसमें सारी तरह के लोग, चाहे अपने वो रेस्क्यू में लगे हुए सिक्योरिटी ऑपरेशंस थे या मेडिकल स्टाफ था या पुलिस स्टाफ था, सिर्फ जियो के नेटवर्क पे ही कम्युनिकेट कर पा रहे थे। कोई भी नेटवर्क यहाँ काम नहीं कर रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जियो को। जियो ने यहाँ पर अपना सेटअप लगाया और तब से निरंतर यहाँ सभी मतलब खूब काम कर रहा है जियो यहाँ पर, और सारे लोग अपने परिजनों से भी सबने बातचीत की और यहाँ बाहर जितने भी लोग हैं अपने परिवार वालों से भी लोगों ने बातचीत की। उत्तराखंड का ये इलाका राज्य के बिल्कुल उत्तर में है और यहाँ तक पहुँचने के लिए देहरादून से 8 घंटे का समय लगता है। फिर भी सुरंग धंसने के बाद सबसे पहले जियो नेटवर्क ने मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी को तैयार कर दिया और लगातार जियो नेटवर्क की सेवा रेस्क्यू टीम की मदद कर रही है। सिलक्यारा टनल साइट पर नेटवर्किंग के लिए रिलायंस जियो ने अपना नेटवर्क स्थापित किया और साइट किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग की दिक्कत ना हो, इसके लिए एक टेक्निकल टीम भी 24 घंटे ऑपरेशन साइट पर मॉनिटरिंग कर रही है। सुरंग में तेजी से रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड के जिस हिस्से में ऑपरेशन जिंदगी को चलाया जा रहा है वहां पर मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया है जियो नेटवर्क ने। जियो के
मोबाइल नेटवर्क से न सिर्फ रेस्क्यू टीम को लगातार मदद मिल रही है, बल्कि यहां से देश और विदेश में आसानी से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। रिक्वायरमेंट थी सिमों की, हम लोगों ने सबको प्रोवाइड कराया यहाँ पे। और जब सबसे पहले जियो का ही यहाँ पे नेटवर्क लगा था, तो जिनको भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही थी, देन उनको हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया। और जैसे बात नहीं हो पा रही थी या कुछ भी, तो आज की डेट में सबको प्रोवाइड हो रहा है और कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेटवर्क प्रोवाइड करने की कोशिश की है। हमने यहाँ पे अपना बेस स्टेशन बनाया है, जिसकी सहायता से हम टनल के अंदर के जितने भी लोग हैं और टनल में काम करने वाले वर्कर्स और इंजीनियर्स जो भी हैं, उनको नेटवर्क देने में पूरी सहायता प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि अंदर जो टनल के अंदर जितना भी काम हो रहा है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ या फिर किसी को बात करनी हो या वीडियो पे बात